हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें से एक मेथड है कॉशी प्रॉब्लम्स। ये आपके चैप्टर नंबर 5 है, जिसका फर्स्ट टॉपिक है कॉशी प्रॉब्लम। सो कॉशी प्रॉब्लम्स आई कैसे है, इनका नाम कॉशी कैसे पड़ा, इससे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अभी तक हमें पता है कि सेकेंड ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो जनरल फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह से होती है, d2u अपॉन dt स्क्वायर या d2y अपॉन dx स्क्वायर। इस तरह भी लिख सकते हो, डिपेंड करेगा कि आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किस फॉर्म में है। अगर आपका फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में है तो यहाँ पे d2y होगा। अगर u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई या एक्स टी या यू टी कुछ इस तरह से है तो ये ऐसा होगा d2u अपॉन dt स्क्वायर विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t u एंड फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। तो आपकी इक्वेशन की ये जनरल फॉर्म होगी। अगर इसके साथ इनिशियल कंडीशंस मेंशन होती है तो वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स कहलाती है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स अगर हैं तो यहाँ पर कुछ पॉइंट होगा, दैट इज टी नॉट, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो डी यू अपॉन डी टी स्क्वायर है, यानी कि जो टी है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो टी नॉट पर इसकी वैल्यू अल्फा होगी। इसके यहाँ ऑर्डर 2 है तो आपकी जो इनिशियल कंडीशंस है वो एक लेस तक होगी, यानी कि अगर ऑर्डर 2 है तो यहाँ पर कंडीशंस कैसी होंगी, यू में, यू डैश में। अगर यही ऑर्डर 3 होता तो यहाँ पर आपके पास इनिशियल कंडीशन यू, यू डैश और यू डबल डैश तक होती, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव तक होती। तो अगर बात करें इनिशियल कंडीशंस की तो यहाँ पर फर्स्ट होगी विदाउट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव विद डेरिवेटिव। सपोज ये कंडीशन अल्फा एंड बीटा है। ये तो एक सेकंड ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म का एक्सप्लेनेशन हुआ। बट अगर हमें कॉशी प्रॉब्लम, अगर यही बात कॉशी में कैसे कन्वर्ट होगी या पार्शियल के लिए हम सेकंड ऑर्डर को कैसे सॉल्व करेंगे, वो कुछ इस तरह से होंगी। u विच इज इक्वल टू u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यानी कि आपके पास क्या है, u इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि u कैसा इन्वॉल्व हो गया, x और y की आप वैल्यूज दोगे तो आपके पास u की वैल्यू मिलेगी। और एक्स वाई क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, यानी कि आप x और y को इंडिपेंडेंटली चूज कर रहे हो। तो u is a function of xy, so this u is dependent and this xy is independent. जनरल फॉर्म की बात करें तो दिस u y y which is equal to function x होगा, y होगा, u होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y होगा, सेकेंड डेरिवेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू x एंड सेकेंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, यानी कि डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यहां पर भी आपके पास क्या है, दिस इज नॉट यू वाई वाई विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई यू, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई, सेकेंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर एक्स वाई का इन्वॉल्वमेंट होगा क्योंकि या यू वाई वाई हम ऑलरेडी लिख रहे हो। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको यू वाई वाई यानी कि डेल टू यू अपॉन डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर होगा। यहाँ पर आपका दिस इज डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, यही पॉसिबिलिटी बनती है, और डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। तो ये एक जनरल फॉर्म होगी जब हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल, यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कंडीशंस कैसी होंगी, y इज इक्वल टू वाई नॉट, इनिशियल वैल्यूज के लिए x को, अब y को आप y नॉट से रिप्लेस कर रहे हो, इसको हमने कैसा आएगा, फंक्शन ऑफ x होगा। अगर हम देखें भी यहाँ पर जब आपके पास सोल्यूशन आएगा दैट इज यू एक्स वाई विच इज इक्वल टू सम वैल्यू, आपने y की जगह y नॉट पुट कर देना है तो वो फंक्शन कैसा रह जाएगा, ओनली x का। तो ये आपकी इनिशियल कंडीशन में भी ऐसा ही दिया है। सिमिलरली इसके डेरिवेटिव में भी ऑब्वियसली यू एक्स y अगर सोल्यूशन है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू y, तो कुछ टर्म्स y की वहीं खत्म हो जाएंगी, नहीं भी होती हैं तो y इज इक्वल टू वाई नॉट करने पर, पुट करने पर ये फंक्शन ऑफ x रह जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन है, डिमांड है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसके लिए हमारे पास ये इनिशियल कंडीशंस है। तो अब इनको हम क्या करना चाह रहे हैं, what we are doing here, we are determining the solution of this equation which satisfy the initial condition that is in the equation second. आपके पास सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी जो इनिशियल कंडीशंस हैं उनको आप सॉल्व करना चाहते हो। तो उसके लिए जो आप सॉल्यूशंस निकालना चाहते हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और कॉशी प्रॉब्लम बोलते हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है, या आप उनको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलो या कॉशी प्रॉब्लम बोलो।
तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि हम इसको किस नेम से रीड करते हैं या इस तरह की इक्वेशंस के नेम क्या होंगे। अब बात आती है इसी में कॉशी प्रॉब्लम में एक टाइप है वेव इक्वेशन। आज नेम से ही क्लियर है, वेव यानी कि हम वेव की बात कर रहे हैं। इस तरह की वेव इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये आज हम पढ़ने वाले हैं। वेव इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यहाँ पर बात हो रही है जब आपने इनके प्रीवियस चैप्टर्स में वेव अगर आप दिखाना चाहो तो सपोज ये आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में अगर आप कोई मोशन दिखा रहे हो तो ये क्या बन रही है, वेव बन रही है। तो ये इसी तरह की यहाँ से क्या है, ये वेव जो आई है यहीं से नेम आया है। ये जब हमने स्ट्रिंग के दोनों पॉइंट्स से बांध दिया है, उसके बीच में जब हमने इसको मोमेंट कराया है, जिस मोमेंट से ये किसी टाइम पर हमने इसको क्या थोड़ा सा इसको टच किया है और इसके स्ट्रिंग के अंदर क्या है मोशन होगा, तो ये जो है ये जो वेव बन रही है इसी से इसका नेम आया वेव इक्वेशन। अब ये जो कॉशी प्रॉब्लम्स थी उनमें कुछ कंडीशंस अगर हम पुट कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वेव इक्वेशन में। तो यहाँ पर वेव इक्वेशन की एक टाइप है, यहाँ पर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव है यानी कि del टू यू ओवर del टी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर del यू एक्स एक्स यानी कि del टू यू ओवर del एक्स स्क्वायर, यहाँ पर del टू यू ओवर del टी स्क्वायर यानी कि आपके पास t और x आपके पास कैसी हैं, वेरिएबल्स हैं। u आपका फंक्शन x और t से इन्वॉल्व है। इसके साथ इनिशियल कंडीशंस क्या है, अगर आप t की जगह t नॉट पुट कर रहे हो तो दिस इज द u नॉट x आ रहा है, यानी कि ये क्या है, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो इसको डिनोट कर रहा है। और जो इनिशियल वेलोसिटी है स्टार्टिंग में वो विद डेरिवेटिव यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस के साथ ये इस तरह से रिप्रेजेंटेड है। तो ये तो हमारी हुई इक्वेशन, वेव इक्वेशन का टाइप। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर ये हमारे पास वेव इक्वेशन है तो इस तरह की वेव इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशंस किस तरह से होंगे या इस वेव इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम एक एज ए क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। कंसीडर द कॉशी प्रॉब्लम ऑफ ए इनफाइनाइट स्ट्रिंग विद इनिशियल। यहाँ पर इनफाइनाइट स्ट्रिंग की बात हो रही है। जब हम स्ट्रिंग का टॉपिक जब डिस्कस करेंगे वहाँ मैं डिटेल में बताऊंगी कि स्ट्रिंग को हम कैसे कैसे मेजर करते हैं या उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखाते हैं या उसके साथ इनिशियली कंडीशंस क्या होती हैं या स्ट्रिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ अभी सिर्फ हमें वेव इक्वेशंस, आपको ये जनरल फॉर्म याद रखनी है। ये इनिशियल कंडीशंस में फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और इनको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने की हम मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो कॉशी प्रॉब्लम या वेव इक्वेशंस अगर हम बात करें तो यहाँ हमको सॉल्व करना है दिस यू टी टी माइनस सी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ले गया है, यू एक्स एक्स विच इज इक्वल टू 0 एंड दिस हियर एक्स इज belongs to real number and t is also greater than 0. Now here the initial conditions are when t is equal to 0 this function is fx, and what about the derivative of this uxt is that is equal to gx. Here is also a function of x where x will be a real number. दोनों जो x है वो कैसे हैं, रियल नंबर्स है। ऑब्वियसली जो डिस्प्लेसमेंट है या मूवमेंट है या उसकी जो लेंथ होगी एल से डिनोट कर रही है, जो भी कैरेक्टर आपने दिया हुआ है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक आपने डिसाइड किए हुए हैं वो वैसे भी कैसे होंगे, रियल, क्योंकि हम रियल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह की कंडीशंस को अब अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, फिर इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, इस इक्वेशन को रीराइट कर लिया है, यू टी टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स इज इक्वल टू 0। हियर सी एज अ ट्रीटेड एज अ कॉन्स्टेंट। सी कैसा है, हमारा कांस्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इससे प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है तो ये आपकी कैनोनिकल फॉर्म की तरह ही आपको सॉल्व करना है। तो वही सेम प्रोसेस है, कैनोनिकल जो मेथड है हमारा, उसी को सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कैनोनिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो वेव इक्वेशंस में हमारे पास सिर्फ एक्स्ट्रा क्या है, इनिशियल कंडीशंस। तो पहले हम इसमें कौन सी मेथोडोलॉजी लगाएंगे, कैनोनिकल फॉर्म वाली। तो यहाँ पर ए का कॉफिशिएंट आपके पास क्या है, देखो यू एक्स एक्स को आप ए से ए का कॉफिशिएंट बनाते हो, बी क्या है एक्स वाई जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है जो यहाँ पर है नहीं, 0 है। यू टी टी जो वाई की जगह क्या है, टी टी है क्योंकि डेरिवेटिव टी की टर्म्स में है, हमारे पास वेरिएबल्स एक्स और टी है। दिस इज ऑल्सो 1 हियर, ए इज माइनस सी स्क्वायर
चेक करना है ये जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हाइपरबॉलिक है, पैराबॉलिक है या एलिप्सॉइड है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। वाई दिस? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, सी कांस्टेंट में है और वो क्या है, स्क्वायर टर्म में आ रही है, तो ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी। सो इट इज अ हाइपरबॉलिक। कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, dt अपॉन dx, यहाँ से आपने वैल्यूज रख ली, यहाँ से कैरेक्टर प्लस माइनस 1/c। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कैसे होगी, इंटीग्रेट करके x प्लस सी टी, फर्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट आ गया, सेकंड कर्व क्या आ गया, x माइनस सी टी विच इज इक्वल टू C2। तो यहाँ पर ये क्या, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व, सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो ऑब्वियस है कि हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होंगे, फर्स्ट और सेकंड। हमने इसको क्या नेम दे दिया, एक्साई दे दिया, दिस x प्लस सी टी एंड ईटा वेयर x माइनस सी टी। अब ये किस में कन्वर्ट हो गए, एक फंक्शन हो गया जो कैसा हो गया, एक्साई और ईटा का फंक्शन हो गया। इसके लिए हमें क्या निकालना है, क्योंकि हमारी इक्वेशन में क्या है, यू टी टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, तो मुझे क्या चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यू एक्स आई प्लस यू एक्स ईटा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो, ऑब्वियसली उसमें से क्या चला जाएगा आपके पास, यू यहाँ पर यू ईटा ईटा आएगा, एक्साई आएगा, ईटा एक्साई आएगा, बट आपके पास इसके जो भी सेकंड डेरिवेटिव हैं वो सारे कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आप पहले वैल्यूज निकाल लो, जो आपने प्रीवियस लेक्चर है उसमें देख चुके होगे, यहाँ मैं डायरेक्ट वैल्यूज निकाल रही हूँ। तो यू एक्स एक्स की जो वैल्यू आएगी, यू एक्साई प्लस 2 यू एक्साई ईटा यू ईटा ईटा। अगर आप वैल्यूज निकालना चाहते हो तो वैल्यूज निकाल कर देख सकते हो, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हमने एक इक्वेशन का नेम दे दिया। सिमिलरली जब सेकंड के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, बहुत ही इजी है। इनके सारे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लेने हैं आपको, विद रिस्पेक्ट टू टी लिख लेने हैं, ये वैल्यूज भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू टी लिखने हैं, क्योंकि हियर दिस एक्साई इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ईटा इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। सो वी नीड द वैल्यू ऑफ एक्साई एक्स, एक्साई ईटा, or sorry एक्साई टी, ईटा एक्स, ईटा टी एंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ से हमने ये वैल्यूज निकाली, इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, वैल्यूज कुछ हमारी इस तरह से होंगी, देखते हैं जरा। पुट किया हमने सी स्क्वायर, ये सारी टर्म्स कैसी हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, दिस यहाँ से दिस सी स्क्वायर एक्साई एंड ये दोनों टर्म्स कैसी हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, माइनस 4c स्क्वायर यू एक्साई ईटा विच इज इक्वल टू 0। 4 इज अ कांस्टेंट, सी कांस्टेंट तो 0 पॉसिबल नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, यू एक्साई ईटा विच इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। हम इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यू एक्साई विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ईटा आप ले लोगे, या एक्साई आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्साई किया है, तो यहाँ पर कांस्टेंट ले लिया आपने एक्साई के टर्म में, दिस इज f1 एक्साई। अगेन एक्साई के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये तो इंटीग्रेट होगा, यहाँ पर एक नेक्स्ट एक्स्ट्रा कांस्टेंट हो जाएगा विच इज इन टर्म्स ऑफ ईटा। यहाँ इसको मैं नया इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ एक्साई हमने दिया है तो इंटीग्रेट होकर मैंने इसको नेम दे दिया दिस एफ एक्साई दिस जी ईटा। ये आपका सोल्यूशन आया, यू एक्स टी विच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी टी प्लस जी एक्स माइनस सी टी। यहाँ पर सेम मैंने जो 8 स्टेप्स बताए हैं कैनोनिकल फॉर्म को सॉल्व करने के, वो मैंने यूज किए हैं। तो मैंने इसका नेम दिया एफ एक्स प्लस सी टी प्लस जी एक्स माइनस सी टी। अब ऑलरेडी मेरे पास क्या है, क्वेश्चन में आप देखोगे कि जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो एफ एक्स और जी एक्स की टर्म में दिया है, तो मैं इसको एफ और जी की टर्म्स में ना मान के फाई और साई की टर्म्स में लिख लेती हूँ। क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जो क्वेश्चन की जो इनिशियल कंडीशन है वो कैसी है, एफ एक्स और जी एक्स की टर्म में। दैट्स वाई आई एम यूजिंग हियर फाई एंड साई, द अनदर कॉन्स्टेंट दिस फंक्शन ऑफ दिस फाई एंड साई। तो कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने फाई और साई लिया है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी जो कंडीशन है वो एफ और जी की टर्म्स में है। इस इक्वेशन को मैंने नेम दे दिया सी। इनिशियल कंडीशंस क्या है मेरे पास, जब मैं अगर टी की जगह 0 पुट कर रही हूँ इस इक्वेशन में तो मेरा फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल है, और अगर मैं इसके डेरिवेटिव में टी पुट कर रही हूँ तो दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स के इक्वल है। तो सबसे पहले मैं टी पुट कर देती हूँ इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स दिस यू एक्स 0 विच इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स लिख दिया है, इक्वल टू एक्स प्लस 0 साई एक्स माइनस 0। तो ये इस तरह की इक्वेशन आएगी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4।
अभी हमारा कॉमन सोल्यूशन चल रहा था कैनोनिकल का, अभी हमने थोड़ा सा चेंज किया है, इनिशियल कंडीशंस को हम अपने सोल्यूशन में अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। सेकंड कंडीशन क्या है, जब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, इसका डेरिवेटिव निकालोगे दिस यू टी एक्स टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रही हो तो सी बाहर आ जाएगा, फाइव डैश एक्स प्लस सी टी माइनस, सिमिलरली माइनस आएगा क्योंकि माइनस ऑफ टी है, सी है, तो ये आ गया। यहाँ पर भी t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो t इक्वल टू जैसे ही 0 पुट करोगे तो ये कैसा बन जाएगा, c फाइव डैश एक्स माइनस c साई डैश एक्स। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, दिस इज इक्वल टू इन दिस फॉर्म यू टी एक्स जीरो विच इज इक्वल टू जी एक्स, ये हमने पुट किया तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हम c बाहर ले लेते, कॉमन ले लेते हैं, तो फाइव डैश एक्स माइनस साई डैश एक्स विच इज इक्वल टू 1 बाई सी जी एक्स। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, जहां पर आपने t इक्वल टू 0 पुट किया है आपके ओरिजिनल सोल्यूशन में। क्या करें, मेरे पास फोर्थ जो इक्वेशन है उसमें फाइव डैश तो नहीं है, डेरिवेटिव तो नहीं है, इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स ही है। तो हमारे पास क्या आएगा, फाइव ऑफ एक्स माइनस साई ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 बाई सी, इंटीग्रेशन हमने ले ली लिमिट एक्स नॉट से एक्स तक, और जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें तो हमने एक डमी वेरिएबल ऐड कर लिया, दैट इज टाउ डी टाउ प्लस के विद इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। क्योंकि अभी हमारा क्या है, फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है और हमने इसकी लिमिट लगा दी एक्स नॉट से एक्स तक। जहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रही हूँ, जो एक्स नॉट और के ले रही हूँ, दीज आर द आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड दिस इज द डमी वेरिएबल। इक्वेशन नंबर 4th और 6th है। क्यों 4th और 6th, क्योंकि मेरी 4th भी किस में है, 5x प्लस साई एक्स है, यहाँ पर 5x माइनस साई एक्स है। इन दोनों इक्वेशन से मैं अलग अलग 5x और साई एक्स की वैल्यू निकालती हूँ। तो वैल्यू निकाल के मुझे क्यों चाहिए 5x और साई एक्स, जिससे कि मेरा ओरिजिनल सोल्यूशन आ जाए यू एक्स टी के टर्म्स में। तो 5x की वैल्यू निकालूंगी, जब दोनों को ऐड कर दूंगी तो 1/2 fx प्लस 1/2 c x नॉट टू एक्स, एंड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग जो कांस्टेंट है वो भी मैंने k/2 की फॉर्म में ले लिया, क्योंकि सबके नीचे 2 ही चल रहा है। साई एक्स भी करूंगी, जब डिफरेंस लूंगी तो ये किस तरह से आएगा, 1/2 fx माइनस 1/, आप देख सकते हो दो जो आपकी इक्वेशन है 5x और 5x दोनों को ऐड करोगे तो 2 5x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यूज में आप देखोगे fx x है तो दोनों को ऐड करके यहाँ पर 1/2 दोनों के साथ चला जाएगा। ये k/2 भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 आएंगे तो ऐड करके, तो यहाँ से डिवाइड होकर यहाँ पर नीचे 2 भी आ जाएगा पूरी इक्वेशन के। सिमिलरली साई एक्स आएगा, फाई और जो साई की जो वैल्यूज आ गई हैं उसको मेरा जो सोल्यूशन आया था थर्ड, उसमें पुट करते हैं। थर्ड आप सोल्यूशन देखोगे, थर्ड आपका सोल्यूशन क्या है, थर्ड इक्वेशन अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, ये आपका सोल्यूशन आया था। मैंने सिर्फ एफ को फाई और साई के टर्म्स में, यहाँ पर मैं फाई और साई की वैल्यू पुट कर देती हूँ। यहाँ पर फाई क्या है, एक्स की जगह एक्स प्लस सी टी है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, फाई और साई को पुट करना है। तो यहाँ पर यू एक्स टी क्या है, फाई एक्स प्लस सी टी माइनस साई एक्स माइनस सी टी है। इसको जरा पुट कर देते हैं, तो पुट करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर हम वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो इन टर्म्स ऑफ दिस आएगा, यहाँ हमने दोनों की वैल्यूज पुट की है। पुट करने पर क्या आएगा, यू एक्स टी, यहाँ पर क्या था 5x प्लस एक्स की जगह क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी टी, ये 5x की वैल्यू इस तरह से थी फंक्शन 1/2 fx प्लस सी टी प्लस 1/2 सी, इंटीग्रेशन एक्स नॉट से आपके पास क्या है, एक्स की जगह एक्स प्लस सी टी हर जगह, डी टॉ जी टॉ और k/2, कुछ नहीं किया है, एक्स की जगह एक्स प्लस सी टी लिया है, क्योंकि मेरे पास यू एक्स टी में सोल्यूशन क्या था, फाइव ऑफ एक्स प्लस सी टी और साई ऑफ एक्स माइनस सी टी, तो यही पुट करेंगे एक्स माइनस सी टी एज इट इज, जो सोल्यूशन था वो किया। अब यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, 1/2 एक्स प्लस सी टी, यहाँ से कॉमन ले लिया, दिस प्लस एक्स माइनस सी टी। इसकी बात करें तो 1/2 सी जो है आपका कॉमन पार्ट है, यहाँ इंटीग्रेशन एक्स नॉट से एक्स प्लस सी टी तक चल रहा है, यहाँ से एक्स नॉट से एक्स माइनस सी टी तक। आपके पास क्या है, दिस इज योर एक्स नॉट माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर ये क्या, दिस इज इंक्रीजिंग पार्ट, यहाँ पर ये डिक्रीजिंग पार्ट, एक्स नॉट के
ये क्या है, इंक्रीज हो रही है वैल्यूज, यहाँ पर डिक्रीज, इन्हीं के बीच की वैल्यू है। तो एक्स नॉट एक्स माइनस सी टी, तो हम अगर इसकी लिमिट को इस तरह से ले लें, एक्स माइनस सी टी से लेकर एक्स प्लस सी टी के टर्म्स में, तो किस तरह से बनाना होगा, एक्स माइनस सी टी से एक्स नॉट और एक्स नॉट से एक्स प्लस सी टी, तो ये इसी तरह ली है। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर मैं क्लब करना चाहूँ दोनों लिमिट्स, तो ये कैसी हो जाएगी, एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी की तरफ। अगर सपोज आपके पास कुछ इस तरह की, अगर आपको इस तरह से समझना है, आपके पास लिमिट -1 से 1 है, तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू -1 to 0 एंड 0 to 1। ये इंटीग्रेशन का रूल होता है। तो यहाँ पर भी मैंने लिमिट्स को क्या कर दिया है, क्लब कर दिया, एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी की तरफ। ये मेरा सोल्यूशन निकल के आया। इस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, डेलेम्बर्ट सॉल्यूशंस बोलते हैं ऑफ कॉशी प्रॉब्लम ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन, जैसे जैसे हम इनिशियल कंडीशंस को चेंज करेंगे, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन आया है इसको याद रखना है। तो ये हमारा क्या होगा, डेलेम्बर्ट सॉल्यूशन होगा, जब हमारे पास इनिशियली हम इसको इनिशियल कंडीशंस के साथ सॉल्व कर रहे हैं। इसके साथ कुछ नोटेड पॉइंट है, वो किस तरह से है, ये क्या है, जो x है विच इज लाई बिटवीन x माइनस सी टी एंड x प्लस सी टी के बीच में, द डोमेन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है एफ एक्स और जी एक्स की। जो आपका यू एक्स टी जो है वो सोल्यूशन निकाला है, दैट इज योर यूनिक सोल्यूशन ऑफ दिस वेव इक्वेशन, दिस वेव इक्वेशन यू टी टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स इक्वल टू 0 एंड इट इज यूजुअली डिटरमाइन द इनिशियल कंडीशंस के साथ ही हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस यू एक्स टी डिपेंड्स ओनली द इनिशियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट इज जो भी आपका इनिशियल कंडीशंस का फंक्शन था, इनिशियल वैल्यू का जो फंक्शन वो किस तरह से था, यू एक्स 0 विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, इसके ऊपर डिपेंडेंट है, एंड यू टी एक्स 0 विच इज इक्वल टू जी एक्स पर, है ना, यानी कि x माइनस सी टी एंड x प्लस सी टी एंड द वैल्यू g बिटवीन देयर 2 पॉइंट्स। तो दीज आर द नोटेड पॉइंट फॉर दिस वेव इक्वेशन। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप ये आपको वेव इक्वेशन का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं।